क्यों इल्ज़ाम लगाया मुझ पर अपनी इज्जत खराब करने का? वो इतनी जोर से दहाड़ा कि दुल्हन बनी क्यारा सहमकर दीवार से चिपक गई। क्या कहा था घर वालों से कि मैंने तुम्हारी इज्जत खराब की है? तो ठीक है, अब वही सब कुछ होगा। जानती भी हो इज्जत का खराब होना किसे कहते हैं। आज की रात तुम्हें पता चल जाएगा। उसकी आंखों में खून उतर आया था और उसका गुस्सा देखकर कियारा की जान पर बन आई थी। उसने तो कुछ और ही प्लान बनाया था, लेकिन वो अपने ही जाल में बुरी तरह फंस चुकी थी। मुझे मेरे ही भाई की नज़रों में गिरा दिया तुमने। वो भाई जिसमें मेरी जान बसती थी, उसकी दुल्हन बनते बनते मेरी दुल्हन बन गई। अमेजिंग। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारे दिमाग की। कियारा की बड़ी बड़ी आंखों से आंसू बहकर गालों पर आ गए। प्लीज श्रेयांश, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। अगर तुमने कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं चीख चीख कर घर वालों को इकट्ठा कर लूंगी। श्रेयांश जोर से हंसा। घर वालों को बुलाओगी? बुलाओ, कोई भी तुम्हारी चीखों पर कान नहीं धरने वाला, बल्कि सब लोग शर्म से अपनी उंगलियां कानों में डाल लेंगे, क्योंकि आज तो हमारी सुहागरात है ना। और सुहागरात में दुल्हन की चीखें निकलें, ये तो आम बात है। ये अलग बात है किसी की चीखें तेज निकलती हैं तो किसी की धीरे धीरे। अब ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम सुबह क्या मुंह लेकर घर वालों के सामने जाना चाहती हो। तो भलाई इसी में है कि इन चीखों का गला घोंट दो। कहते हुए वो उसके नरम होठों पर। धर्मवीर ठाकुर के दो बेटे थे, राजवीर ठाकुर और श्रेयांश ठाकुर। दोनों ही अपने बाप की आंखों का तारा थे। दोनों में ही उनकी जान बसती थी। राजवीर अपना बिजनेस चला रहा था, जबकि श्रेयांश पुलिस की नौकरी करता था और डीएसपी के पद पर नियुक्त था। पुलिस की ये नौकरी उसने अपनी मर्जी से चुनी थी। उसे पुलिस की वर्दी से एक नेचुरल मोहब्बत थी, जिसकी वजह से वो अपनी माँ के लाख मना करने के बावजूद भी पुलिस में भर्ती हुआ। उसकी माँ गायत्री जी चाहती थी कि वो बाप का बिजनेस ज्वाइन करे, लेकिन उसके पैशन को देखते हुए उसके पापा धर्मवीर ठाकुर ने उसे पुलिस में जाने की इजाज़त दे दी। तुम शादी पर आ रहे हो, सुना ना तुमने? राजवीर ने अपने जिगरी दोस्त विकास को कॉल करते हुए कहा, जो अपनी पत्नी की तबीयत खराब होने की वजह से आने से माफ़ी मांग रहा था। पर राजवीर ने उसकी एक न सुनी और उसे आने पर जिद करता कॉल बंद कर गया। कल रात उसकी मेहंदी थी। आज सब यंग बॉयज़ फार्म हाउस पर बैचलर पार्टी करने वाले थे और उसका सारा इंतजाम श्रेयांश के जिम्मे था, जिसे वो खुशी से निभा रहा था। श्रेयांश बेटा, धर्मजी की पुकार पर वो पीछे मुड़ा। जी पापा। बेटा, दुबई से आपकी सुमित्रा आंटी ने आना है, तो उन्हें एयरपोर्ट से रिसीव करने चले जाना। 1 घंटे तक लैंड करेंगी। उनकी बात पर श्रेयांश ने कलाई पर बंधी घड़ी पर वक्त देखा। जी पापा, मैं ले आऊँगा। वो बहुत ही आज्ञाकारी बेटा था, लेकिन राजवीर थोड़ा सा जिद्दी और गुस्सैल था, जबकि श्रेयांश हमेशा कूल डाउन रहने वाला इंसान था। लेकिन जब कभी उसे गुस्सा आता तो वो आपे से बाहर हो जाता था। अभी भी वो बहुत कूल अंदाज में अपने बाप से बोलता अपने कमरे की ओर बढ़ गया। वो समय से हर काम करता, लेकिन अभी बहुत थक गया था। बिस्तर पर एकदम से आकर गिरा। दोनों बाजू फैलाए वो गहरा सांस भर गया। शादी भाई की है और घन चक्कर मैं बना हुआ हूँ। वो उठकर बैठा और मोबाइल पर अपनी ज़रूरी मैसेजेस चेक करने लगा। पुलिस स्टेशन कॉल की, इंस्पेक्टर राहुल से बात की और सारी डिटेल्स लेता रहा। वो अपने कपड़े निकालने ही वाला था कि बात लंबी हो गई थी, जिसकी वजह से वो अपने कपड़े वहीं छोड़कर पहले सुमित्रा आंटी को लेने चला गया। शावर लेने का इरादा वापसी पर कर लिया। वो गाड़ी लिए हवेली से निकलने ही वाला था कि अचानक एक बड़ी सी चादर में लिपटा वजूद बाहर निकलता देख वो बुरी तरह चौंका। इस वक्त वहाँ कोई भी नहीं था, सभी लोग अंदर थे। और यह अकेली लड़की कहाँ जा रही थी, और आखिर है कौन? श्रेयांश को उसका ये चेहरा ढांप कर हवेली से रात के इस वक्त बाहर निकलना शक में डाल रहा था। श्रेयांश ने उस लड़की के पीछे ही गाड़ी लगा दी। वो लड़की बहुत सावधानी से आगे बढ़ती जा रही थी, जो हवेली से काफ़ी दूर निकल भी आई थी। उसने यूं ही बेध्यानी में पलट कर देखा तो अपने बिल्कुल पीछे खड़ी गाड़ी में बैठे इंसान को देखकर वहीं चौंक गई, और नीली कांच सी आंखों को देखते ही श्रेयांश ने पहचान लिया था। वो घबराकर अपनी निगाहें उससे चुराती अपने चेहरे पर चादर को और भी खींच गई, लेकिन चादर का कोना ढलक कर उसके खूबसूरत चेहरे को दिखा गया था। श्रेयांश का दिमाग एक पल में घूमा और वो गुस्से से गाड़ी से नीचे उतरकर लड़की के पीछे बढ़ने लगा। कहाँ जा रही हैं आप, वो भी रात के इस वक्त अकेली? न चाहते हुए भी श्रेयांश के शब्द सख्त हो गए। मैं कहीं भी जाऊं? तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले? वो पहले तो घबराई थी, लेकिन अगले ही पल खुद पर काबू पाते हुए मजबूत शब्दों में बोली, आप होश में तो हैं? कल आपकी शादी है और आज आप
हवेली से बिना किसी को बताए अकेली निकल पड़ी। क्या इरादा है आपका? श्रेयांश ने अपनी नजरों को काबू करते सामने खड़ी उस कमसिन लड़की को घूरती नजरों से देखा। वो अपने खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की थी, जिसके हुस्न के चर्चे वो भी सुन चुका था, लेकिन उसने उसे देखा कभी नहीं था सिवाय श्रेयांश के खानदान की औरतों के। हालांकि वो हवेली में ही रहती थी। वो कोई और नहीं बल्कि श्रेयांश की माँ गायत्री जी की सहेली साधना की बेटी थी। जब उसके सिर से उसके बाप का साया उठा तो गायत्री जी अपनी सहेली साधना और उसे हवेली में ही ले आई थीं। लेकिन लोगों ने बातें बनाई कि बिना किसी रिश्ते के खूबसूरत जवान लड़की को हवेली में कैसे रखा जा सकता है, जब घर में दो दो जवान लड़के हों। तब गायत्री जी ने एक कदम उठाया। ठीक है, बिना किसी रिश्ते के नहीं रख सकती, लेकिन जब रिश्ता जुड़ जाए तब तो रख सकती हूँ ना। और फिर उसकी शादी अपने बड़े बेटे राजवीर से तय कर दी। और अब इस शादी की तैयारियां चल रही थीं। कल ही शादी थी, उसके बाद बारात। बट आज वो कहाँ जा रही थी, ये श्रेयांश को समझ नहीं आया। एक ही हवेली में रहते हुए भी वो बस एक दो बार ही उसकी झलक देख पाया था। उसका नाम कियारा सोलंकी था। देखो श्रेयांश, बेहतर होगा मेरे मामलों से तुम दूर रहो, वरना क्या। आप मुझे धमकी मत दो और चुपचाप गाड़ी में चलकर बैठो। आप अभी इसी वक्त हवेली वापस चल रही हैं। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, समझे तुम? चलो जाओ यहाँ से। वो अपना चादर का पल्लू ठीक करते हुए गुस्से से बोली तो श्रेयांश ने अपने होंठ गुस्से से भींच लिए। आप वापस हवेली चल रही हैं या नहीं? मुझे मजबूर मत करें कि मैं आपको कलाई से पकड़कर जबरदस्ती खींचते हुए हवेली ले जाऊं। वो एकदम तेज गुस्से से बोला, जिस पर कियारा का जी जल उठा। उसका जी हुआ कि उस डीएसपी का मुंह नोच ले, जिसने ऐन वक्त पर आकर उसके प्लान पर पानी फेर दिया था। तुम? कियारा ने गुस्से से उसे आंखें दिखाई। मेरे पास सेकंड ऑप्शन भी है। अगर आप इसी वक्त गाड़ी में नहीं बैठी तो ये मेरी माँ का नंबर है। मैं अभी के अभी माँ का नंबर डायल कर दूंगा और उन्हें सब कुछ बता दूंगा। वो आपको यहाँ से खुद लेकर जाएंगी और आगे आपके बारे में क्या फैसला होगा ये आप खुद सोच लीजिए। इस बार श्रेयांश की धमकी का असर अच्छे से हुआ था। वो अंदर ही अंदर गुस्से से बल खाती गाड़ी की बैक सीट पर जा बैठी। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं श्रेयांश ठाकुर, ऐसी जगह मारूंगी कि तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेंगी। आज मेरे रास्ते में तुमने रोड़े अटकाए हैं, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। वो दिल ही दिल में श्रेयांश से बातें करती उसे सख्त नजरों से घूर रही थी। श्रेयांश उसकी घूरती नजरों को खुद पर महसूस करता गाड़ी वापस हवेली की ओर मोड़ चुका था। सुमित्रा आंटी को लेने के लिए अब वो खुद नहीं जा सकता था, इसलिए उसने अपने कजन विनय को कॉल कर दिया। गाड़ी को पोर्च में खड़ी करते हुए उसने एक निगाह हवेली के एंट्रेंस पर डाली, जहां इस वक्त काफी लोग खड़े थे। कॉरिडोर से गुजरते हुए बहुत भीड़ थी। कियारा गुस्से से गाड़ी से निकलने लगी। रुक जाओ, अभी बहुत से लोग वहां मौजूद हैं। मैं उन्हें वहां से हटाता हूँ, उसके बाद आप अंदर चली जाइएगा, वरना लोगों की नज़र में आ गई तो सब सवाल जवाब करेंगे। और मेहरबानी करके दोबारा ऐसी कोई हरकत मत कीजिएगा जिससे कि आप हमारे ख़ानदान की इज्जत पर दाग लगा दें। वो उसकी तरफ गर्दन मोड़ते हुए बोला, साथ ही उसे समझा भी रहा था, मुझे लेक्चर देना बंद करो। आज तुमने जो मेरा रास्ता रोका है ना, इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। गुस्से से बोलकर वो गाड़ी से नीचे उतरी तो श्रेयांश भी फौरन गाड़ी से नीचे उतरा और कियारा से पहले आगे आगे चलता सब लोगों को वहाँ से बहाने से हटाता चला गया, जबकि पीछे खड़ी कियारा उसे सख्त घूरती नज़रों से देखती रह गई। जब रास्ता साफ हो गया तो वो चुपचाप अंदर की ओर बढ़ गई। उसे जाते हुए देख श्रेयांश अपनी मुट्ठियाँ भींच कर रह गया था। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कियारा रात के इस वक्त कहाँ जा रही थी, वो भी अकेली, वो भी छुप छुप के। वो थोड़ा अपसेट तो हुआ था, लेकिन फिर सिर झटकता अपने कमरे की ओर बढ़ गया। उसे फार्म हाउस से लगातार फ़ोन आ रहे थे। वो अब शावर लेकर फ्रेश होता फार्म हाउस जाने के लिए तैयार होने लगा। उल्लू का पट्टा, बदतमीज, जाहिल डफर। वो कमरे में आते ही अपनी चादर को उतार कर दूर फेंकती हुई गुस्से से फुनकारी थी। उसे बेतहाशा गुस्सा आ रहा था उस इंसान पर जिसने ऐन वक्त पर उसके सारे प्लान को चौपट कर दिया था। हाँ, वो हवेली से भाग रही थी। वो इस शादी से भाग रही थी क्योंकि उसे राजवीर के साथ शादी नहीं करनी थी, बल्कि उसे शादी करनी ही नहीं थी। इस बात का इजहार वो अपनी माँ साधना जी से कर चुकी थी, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो अपनी पढ़ाई आगे जारी रखना चाहती थी और किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी, तो मजबूरन उसे शादी से भागने का योजना बनानी पड़ी। लेकिन श्रेयांश ने उसकी सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। वो गुस्से में कमरे में सीधे इधर से उधर चक्कर लगा रही थी।
उसे अब हवेली से निकलने की बजाय श्रेयांश को सजा देनी थी, जिसने उसके भागने की सारी प्लानिंग बर्बाद कर दी थी। ये उसके पास सिर्फ आखिरी चांस था भागने का। अब वो दोबारा भागने का रिस्क नहीं ले सकती थी। और श्रेयांश ठाकुर, तुम्हारा तो खून पी जाऊंगी मैं। तुम सब एक जैसे हो, लेकिन मैं तुम्हें इसकी सजा ऐसी दूंगी कि तुम हमेशा याद रखोगे कि तुमने पंगा किससे लिया। वो दिल ही दिल में अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था। जब भी उसे गुस्सा आता वो अपना ही नुकसान करती थी। मुझे इस शादी को रोकना है, तो ज़रूरी तो नहीं कि अब मैं हवेली से भागूं, बल्कि इस हवेली में रहते हुए भी मैं तुम्हारा यहाँ जीना हराम कर दूंगी और ये शादी भी रोकूंगी। ये वादा है मेरा तुमसे। वो इंतहाई नफरत और गुस्से से सोचती बिस्तर पर बैठ गई। उसे दुख कम गुस्सा ज़्यादा आ रहा था। अब इस गुस्से में वो क्या करने वाली थी कोई नहीं जानता था। फार्म हाउस में बैचलर पार्टी खूब जोर शोर से चल रही थी। पार्टी में डांस और शराब का इंतजाम भी किया गया था। डीजे फुल वॉल्यूम में बज रहे थे, जिससे पूरा फार्म हाउस गूंज उठा था। यार, लगे हाथ डीएसपी की भी शादी करवा दो। उसके दोस्त ने मुस्कुराते हुए श्रेयांश को छेड़ा तो वो सिर झटकता कान पकड़ने लगा। ये जो कान पकड़ते हैं ना, हमेशा दूसरों की शादी में दूल्हा बनकर बैठ जाते हैं। विकास की बात पर सभी ने एक जोर का कहकहा लगाया, जबकि आज राजवीर भी उनके साथ मिलकर अपने भाई श्रेयांश की टांग खींच रहा था। कुछ देर बाद खाने का दौर शुरू हुआ तो श्रेयांश सबसे थोड़ा अलग होते हुए हवेली के सिक्योरिटी गार्ड के हेड को कॉल करता है और हवेली की सिक्योरिटी के बारे में पूछता है। मुझे हवेली के अंदर या बाहर कोई भी मशकूक हरकत दिखाई नहीं देनी चाहिए, समझे, और अलर्ट होकर रहना। और भी सावधानियां रखने के लिए कहता वो कॉल बंद कर देता है। उसके दिमाग से आज की क्यारा की हरकत निकल नहीं रही थी। उसका दिल कह रहा था कि क्यारा फिर से कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करेगी। अभी तो वो उसे वापस हवेली लेकर आया था, किसी से कुछ भी नहीं कहा था, और वो नहीं चाहता था कि शादी वाले घर में किसी भी तरह का कोई तमाशा लगे, इसलिए खामोश रहने में ही भलाई समझी। पर उसकी छठी इंद्री उसे कुछ गलत होने का एहसास दिला रही थी। अगले दिन सभी लोग रूटीन के अनुसार अपने अपने कामों में लगे हुए थे। शाम को बरमाला और फेरों की रस्म शुरू होने से पहले क्यारा और राजवीर एक दूसरे की उंगली में अंगूठी पहनाकर मंगनी की एक छोटी सी रस्म करना चाहते थे। क्योंकि ये रस्म पहले नहीं हुई थी, अब सब यंग जनरेशन के शोर मचाने पर एक रिंग सेरेमनी होने वाली थी। मेंशन के बैक वाले हिस्से के गार्डन एरिया को शादी हॉल की तरह पूरी शक्ल देकर खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। सारी सजावट श्रेयांश ने खुद अपनी निगरानी में करवाई थी और सभी ने उसकी डेकोरेशन की बहुत तारीफ भी की थी। सब कुछ बहुत अच्छे से जा रहा था और थोड़ी ही देर में मंगनी की रस्म शुरू होने वाली थी। जैसे ही गायत्री जी ने अंगूठी मंगवाने को कहा, सब तरफ खामोशी छा गई। अभी इस रस्म में कुछ वक्त बाकी था कि श्रेयांश के नंबर पर क्यारा की कॉल आने लगी। वो परेशान होता हुआ उसकी कॉल रिसीव कर गया। श्रेयांश, प्लीज़ हेल्प मी। क्यारा की रोती हुई आवाज़ उसे सुनाई दी। श्रेयांश एकदम परेशान हो गया। क्या हुआ, कहाँ हैं आप? वो आसपास देखता हुआ बहुत ज़्यादा परेशान हुआ था। उसका दिमाग जैसे एकदम सुन्न पड़ने लगा। कल से उसके दिल में एक खटक थी कि क्यारा किसी मुश्किल में फंसने वाली है, और आज वो बात सच साबित हो रही थी। श्रेयांश, मुझे बचाओ, मैं अपने कमरे में हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो, वरना वो मुझे प्लीज़ सेव मी। वो ज़ोर ज़ोर से चीखती हुई मोबाइल काट गई, फिर अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए शातिराना अंदाज में मुस्कुराई। क्यारा, देख लो, अभी भी वक्त है, बाज आ जाओ अपनी हरकतों से, मत करो ये सब, कहीं लेने के देने न पड़ जाए। उसकी दोस्त नैना ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन क्यारा तो अब कुछ भी सुनने समझने से परे हो चुकी थी। तुम चुप रहो, जितना कहा है उतना करो, अब जाओ बाहर जाकर पहरा दो। जैसे ही श्रेयांश इस तरफ आता है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है, और अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई तो याद रखना, तुमने जो पेपर्स में गड़बड़ की है ना, उसकी खबर तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगी। उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा सोच लो। इसलिए जो काम दिया है उसे होशियारी और समझदारी के साथ करना। क्यारा ने नैना को घूरते हुए कहा तो वो गला तर करती कमरे से बाहर निकल गई। अब कमरे में क्यारा अकेली थी। बहुत इज्जत है ना तुम्हारी इस हवेली में, अब देखो कैसे तुम्हारी इज्जत को मिट्टी में मिलाती हूँ। पूरी हवेली के लोग तुमसे नफरत ना करने लगें तो मेरा नाम भी क्यारा नहीं। वो मुंह बनाकर बोलती अब श्रेयांश का इंतजार कर रही थी। जैसे ही श्रेयांश क्यारा के कमरे में पहुंचा, अंदर से आती चीखों की आवाज़ सुनकर वो पलक झपकते अंदर की ओर बढ़ा था, और जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, सामने ही क्यारा
मेहंदी के जोड़े में सजी सबरी दिखाई दी। उसका खिलता सुनहरा हुस्न देखकर श्रेयांश एक पल के लिए आंखें झपकना भूल गया था। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, जैसे परिस्तान से कोई परी उतर आई हो। उसके चेहरे की खिलती सुनहरी रंगत और उसका नर्म नाजुक खूबसूरत सरापा देखकर किसी का भी दिल उस पर आ सकता था। वो पहली नज़र उसे देखकर स्तब्ध रह गया। अगले पल ही होश में वापस लौटा था और अपनी निगाहें फेर लीं। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही थी आप? वो अपने शब्दों की कड़वाहट पर काबू पाता हुआ बोला, जबकि कियारा के लबों पर एक अजीब सी मुस्कान बिखर गई और उस मुस्कान को श्रेयांश देख नहीं पाया था, क्योंकि उसने तो अपनी नज़रें कियारा के ऊपर से हटा ली थीं। वो इस कदर बेहुदे रूप में खड़ी थी कि वो उस पर दूसरी नज़र डाल ही नहीं सकता था। आखिर वो उसकी होने वाली भाभी जो थी। गोल्डन लहंगे के ऊपर मिनी ब्लाउज जो सिर्फ उसकी धड़कनों को ढक रहा था, और उसने दुपट्टा नाम मात्र के लिए एक साइड में डाल रखा था। रात का पहर, हवेली पूरी मेहमानों से भरी पड़ी है। कुछ ही देर में मंगनी होने वाली है और उसके बाद शादी। और ऐसे में ठाकुर खानदान का छोटा बेटा अपनी होने वाली भाभी के कमरे में आकर इस वक्त क्या करने का इरादा रखता है? कियारा की बातों पर श्रेयांश का दिमाग एक पल को जैसे अंधेरे में डूब गया। वो आखिर कहना क्या चाह रही थी? ये क्या करना चाहती थी? श्रेयांश के दिमाग की सोच वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ, क्योंकि वो एक पुलिस वाला था और उड़ती चिड़िया के भी पर पकड़ लेता था। यहाँ उसे अपने से 8 साल छोटी लड़की किस तरह बुरी तरह ट्रीट कर रही थी, अगर अपने दिमाग की बत्ती जलाता तो फौरन समझ गया था। पर वो इस वक्त उसकी खूबसूरती और भाभी बनने वाले रिश्ते के जाल में उलझ गया था। जो उसे सोचना चाहिए था वो सोच नहीं पा रहा था। ओ होने वाले प्यारे देवर जी, आपको समझ नहीं आ रही मेरी बात? वो उसके करीब जाकर खड़ी होती दांत चबाकर बोली तो श्रेयांश उसके इतने नज़दीक आने पर एकदम घबरा गया। वो जल्दी से एक कदम पीछे हटा। बचाओ बचाओ, हेल्प मी! अचानक से ही कियारा ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया था। इससे पहले कि श्रेयांश को समझ पाता, कियारा ने उसका हाथ पकड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो श्रेयांश को बिना संभलने का मौका दिए उसके कॉलर को दबोचते हुए अपनी तरफ खींचने लगी, जबकि सबके दौरान उसका दुपट्टा जो कि सिर्फ एक कंधे पर पड़ा था फिसल कर जमीन पर गिर चुका था। ये क्या बदतमीजी है, होश में आओ! वो झुंझलाता हुआ खुद पर काबू पाता उसे खुद से दूर हटाने की कोशिश करने लगा कि उसी पल दरवाज़ा खुला। दोनों की नज़रें एक साथ दरवाजे पर उठी थीं, जहाँ श्रेयांश के दादा, उसके पापा, चाचा चाची, उसकी माँ गायत्री देवी और साथ ही कियारा की माँ साधना जी और राजवीर एक एक करके कमरे में दाखिल हो चुके थे। सबकी नज़रों में बेयकीनी थी। सामने खड़े दोनों ही सबको हैरान कर गए थे। आंटी, अंकल! वो एकदम धक्का देती हुई गायत्री जी की ओर भागी थी और उनके सीने से लगते हुए फूट फूट कर रो पड़ी। आपके बेटे ने मुझे बर्बाद करने की कोशिश की है, वो अटक अटक कर बोलने की कोशिश कर रही थी, जबकि उसकी माँ साधना जी अब इस बात से कभी अपनी बेटी को देखती तो कभी श्रेयांश को। अगले ही पल कियारा रोती हुई अपनी माँ साधना जी के गले लग गई। उसका यूं तड़प तड़प कर रोना सबको साफ कर चुका था। श्रेयांश तो घर वालों को बेयकीन नज़रों से देख रहा था, कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। ये सब क्या है श्रेयांश? दादाजी की आवाज़ कमरे में गूंजी तो सबको होश आया। श्रेयांश ने नासमझी में सर हिलाया। राजवीर ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। एक तरफ मंगेतर थी जिससे कुछ ही देर में शादी होने वाली थी, दूसरी तरफ जान से प्यारा भाई था। वो क्या करता? उसे मार देता या खुद को? वो बर्दाश्त के कठिन मुकाम पर गिरता अपनी आंखें मीच गया। वो एक कदम आगे बढ़ता चला आया, फिर अचानक से धर्मवीर ठाकुर उसके सामने आकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था कि एक पल में श्रेयांश को लगा जैसे उसे आसमान से जमीन पर पटक दिया गया हो। चटाख! एक पल में हर तरफ खामोशी छा गई। श्रेयांश ने हैरत से दंग अपने पापा की ओर देखा। तुमने आज मेरा सर झुका दिया है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। लोगों ने जब शुरू में कियारा को लेकर यहाँ रहने पर बातें बनाई थी तो मुझे लोगों की सोच पर अफसोस हुआ था कि ऐसे कैसे लोग किसी दूसरे की परवरिश पर उंगली उठा सकते हैं, क्योंकि मुझे अपने बेटों पर पूरा भरोसा था कि मेरे बेटे कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। लेकिन आज मुझे अच्छे से समझ आ गया कि लोगों की बातें बेवजह नहीं थीं। जवान लड़की को घर में यूं रखना शायद मेरी ही सबसे बड़ी गलती थी। धर्मवीर जी गुस्से से कांपते हुए जोर से बोले थे, क्यों किया तुमने ये सब? तुम्हारे भाई की होने वाली बीबी है वो, अभी कुछ ही देर में उनकी शादी होने वाली है और तुमने अपनी होने वाली भाभी पर गंदी नज़र रखी। श्रेयांश, काश ये सब देखने से पहले मैं मर जाती,
गायत्री जी ने भी आगे बढ़ते हुए उसका गिरेबान पकड़कर रोते हुए कहा, जबकि वो चुपचाप सबकी बातें सुनता जा रहा था। उसे किसी ने भी सफाई देने का मौका नहीं दिया, बल्कि जो देखा उसे सच मान लिया। जब उन्हें आंखों देखी बातों पर यकीन था, अपनी औलाद पर नहीं, तो वो सफाई क्यों देता। वो अब बिल्कुल चुपचाप खड़ा था और सबको अब इस बात से देखे जा रहा था। वो देखना चाहता था कि उसके घर वालों की आखिरी हद क्या है। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं श्रेयांश, मेरा दिल फट जाएगा। मेरा श्रेयांश ऐसा नहीं कर सकता। दादाजी का लाडला श्रेयांश इस वक्त इल्जामों के दलदल में धंसता चला जा रहा था। दादाजी, मैं कसम खाता हूँ मैं। वो अब दादाजी की ओर बढ़ता कुछ बोल नहीं लगा था कि धर्मवीर जी ने उसे वापस अपनी ओर मोड़ते हुए कहा, खबरदार, खबरदार, जो कोई भी झूठी कसम खाई तो जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। वो इतने गुस्से में थे कि श्रेयांश ने अपने होंठ भींच लिए और अपनी बात को अधूरा छोड़ दिया। क्यारा बिलख बिलख कर साधना जी के गले लगकर रो रही थी। माहौल अजीब से तनाव का शिकार हो रहा था। राजवीर बेटा, श्रेयांश की हरकत को माफ कर दो और शादी के लिए तैयार हो जाओ। बिल्कुल नहीं, मैं अब ये शादी नहीं करूंगा। एक ऐसी लड़की से शादी हरगिज नहीं करूंगा जिसका किरदार शक के घेरे में हो। ये तुम क्या कह रहे हो राजवीर? दादाजी के साथ साथ बाकी सब भी राजवीर की बात सुनकर बुरी तरह चौंके थे। सही कह रहा हूँ, जिस हालत में ये दोनों थे ना, खुद मैंने अपनी आंखों से देखा इन्हें। क्या ये इस काबिल है कि मैं इसे अपनाऊं? राजवीर की बात पर क्यारा को अपना आप जमीन में धंसता महसूस हुआ। मेरी बेटी पवित्र है, साधना जी ने तड़पते हुए कहा। ये तो आप कह रही हैं ना आंटी जी, माओ को तो अपनी औलाद गलत लगती ही नहीं। वो चुपता हुआ बार कर गया। राजवीर बेटा, इस सब में क्यारा का क्या कसूर? दादाजी ने उसे ठंडा करने की कोशिश की। कसूर? वो एकदम भड़क उठा। श्रेयांश क्यारा के कमरे तक पहुंच गया। कैसे कैसे इतनी आसानी से वो उसके कमरे तक पहुंच गया? ऐसे ही नहीं पहुंच गया होगा, कुछ तो इशारा किया होगा ना, कोई तो जलवा दिखाया होगा। मर्द भी उसी तरफ बहकता है जहां से उसे कोई इशारा मिले। राजवीर भाई, श्रेयांश ने हैरत से अपने भाई की बात सुनकर आंखें फैलाई। नाम मत लो अपनी जुबान से मेरा, और भाई तो बोलना भी मत, वरना अभी तुम्हारी जान अपने हाथों से ले लूंगा। मर गया तुम्हारा भाई, तुम्हारे लिए आज से। राजवीर ने उसे जोर से पीछे धक्का दिया तो वो जरा सा लड़खड़ा गया, जबकि दूर खड़ी सुनंदा मुंह पर हाथ रखे चुपचाप बेआवाज आंसुओं से रो जा रही थी। उसकी मोहब्बत तो बसने से पहले ही उजड़ गई, उसका दिल आबाद होने से पहले ही बंजर हो गया। उसे श्रेयांश से इस सब की उम्मीद नहीं थी। राजवीर, राजवीर बेटा रुको तो सही, धर्मवीर जी ने पुकारा, लेकिन राजवीर वहां से निकलता चला गया, जबकि वे उसे रोकते रह गए। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके क्या मिला तुम्हें? साधना जी ने अब की बार आगे बढ़कर श्रेयांश के कॉलर को पकड़ते हुए एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया, जिसे वो चुपचाप सह गया। वो उसे बड़ा मानता था, उन्हें अपनी माँ की तरह देखता था। आज उन्होंने भी उस पर एतबार नहीं किया था। सब रिश्ते एक एक करके उसके हाथ से फिसलते जा रहे थे और इस सब की वजह वो सामने खड़ी लड़की थी, जिसे वो मासूम समझता था, जिसके सिर पर बाप का साया नहीं था तो उसे हमदर्दी भी देता था, और अब जब वो भाभी बनने वाली थी तो उसकी इज्जत भी करता था। लेकिन वो मासूम नहीं थी। साधना जी का रो रो कर बुरा हाल था। वो बेटी को गले लगाए रो रही थी, जबकि गायत्री की मुट्ठियां भींची हुई थीं। बेटे की हरकत से वो बुरी तरह दुखी दिखाई दे रही थीं। उन्होंने इस तरह के हालात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। सभी इस स्थिति में बुरे तरह उलझे हुए थे। अब लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? बाहर सब मेहमान इकट्ठा हो गए हैं, सबको क्या जवाब देंगे? राजवीर ने तो साफ इनकार कर दिया है। अब आप बताएं मैं क्या करूं? आपके बेटे ने हमारी इज्जत दो कौड़ी की करके रख दी। अगर यही सब करना था तो हमें इस हवेली में पनाह ना देते, हम कहीं भी चले जाते, रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लेते, लेकिन कम से कम इज्जत तो बची रहती। तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया गायत्री। गायत्री की रोती टूटी फूटी आवाज में दर्द छलक आया। सब लोग चुप हो गए, जबकि गायत्री जी ने नफरत भरी निगाह से श्रेयांश को देखा और सर झटक दिया। जिसने ये सब प्रॉब्लम क्रिएट की है ना, अब वही इस प्रॉब्लम को समेटेगा भी। अचानक से धर्मवीर जी की आवाज़ सुनते ही सभी ने चौंक कर उनकी ओर देखा। क्या मतलब? साधना जी धर्मवीर जी की ओर देखकर बुरी तरह हैरान हुई। अब यही करेगा क्यारा से शादी, अभी और इसी वक्त? उनके फैसले पर सबसे पहले क्यारा ने चौंक कर सिर उठाया। ऐसा तो उसने सोचा ही नहीं था। वो तो बस श्रेयांश को जलील और रुस्वा करना चाहती थी। बाजी ऐसे पलट जाएगी ये तो उसके बहमो गुमान में भी नहीं था। ये नामुमकिन है, मैं कभी भी ये शादी नहीं करूंगी। अगर तुमने मेरा हुक्म नहीं माना लड़की, तो मैं शायद अपने उसूलों को भूल जाऊंगा और अभी इसी वक्त तुम दोनों को घर से धक्के मार कर निकाल दूंगा। धर्मवीर जी की आंखों में आग थी। अगर राजवीर शादी तोड़कर गया है
तो जो वजह उसने रखी है ना, वो वजह गलत नहीं हो सकती। कुछ तो ऐसा रहा होगा कि श्रेयांश तुम्हारी ओर बढ़ा और मामला यहाँ तक पहुँच गया। तुमने हमारे खानदान की इज्जत पर कलंक लगाने की कोशिश की है लड़की, और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम्हें अब श्रेयांश से ही शादी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप हमें इस घर से निकाल दें। हमें भी कोई शौक नहीं है इस हवेली में रहने का। क्यारा एकदम उठकर खड़ी हुई थी, जबकि साधना जी हक्का बक्का अपनी बेटी को देख रही थीं। इस हाल में वो कहाँ जाती? जब क्यारा की जिंदगी को संवारने का एक मौका उन्हें मिल रहा था, तो वो इसे कैसे गवा देती? वो फौरन उठकर खड़ी हुई और क्यारा के मुंह पर एक थप्पड़ रख दिया। तुम कौन होती हो बीच में अपना फैसला सुनाने वाली, जबकि तुम्हारी माँ अभी जिंदा है? भाई साहब, मुझे आपका फैसला मंजूर है। वो हैरान सी अपनी माँ को देखने लगी। उसे तो लगा था वो यहाँ से आज़ाद हो जाएगी, अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारेगी, लेकिन एक और पासा पलट गया था। मम्मी, मैं हरगिज भी इस इंसान से शादी नहीं करूंगी। चुप हो जाओ क्यारा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। जबकि श्रेयांश को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, और जब उसके होश ठिकाने आए तो वो एकदम चीख पड़ा। मैं इस लड़की से हरगिज भी शादी नहीं करूंगा, सुना आप लोगों ने? जबकि धर्मवीर जी गुस्से से आगे बढ़े थे और एक और थप्पड़ श्रेयांश के गाल पर जड़ दिया। अब अगर अपने बाप की जिंदगी चाहते हो तो तुम्हें मेरा फैसला मानना पड़ेगा। वो गुस्से से उसका गिरेबान थामते हुए बोले। वो अपने होंठ बुरी तरह भींच कर रह गया। उधर क्यारा पूरी तरह रो रही थी। नहीं मम्मी, मैं ये शादी नहीं करूंगी। इस इंसान ने मेरे साथ जो किया, उसके बाद भी इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लूं, ये कैसा इंसाफ है आप सब लोगों का? बजाय इसे सज़ा देने के आप सब मिलकर मुझे सज़ा दे रहे हैं। क्यारा की रोती ससकती आवाज़ पर साधना जी का चेहरा बुरी तरह लाल हुआ था, लेकिन उन्हें पता था गुस्से से बात नहीं बनेगी। आप सब लोग कमरे से जाएं, मुझे अपनी बेटी से अकेले में कुछ बात करनी है। उनके सपाट अंदाज पर सब लोग एक एक करके बाहर निकल गए, जबकि श्रेयांश वहीं अब भी पत्थर बना खड़ा था। अब जाओ, जाकर मंडप में जाकर बैठो, और हाँ, अब और कोई मैस क्रिएट मत करना। हमें अब और हिम्मत नहीं कुछ और सह सकें। हमें जिंदा लाश मत बनाना श्रेयांश। अब की बार जाते जाते धर्मवीर जी श्रेयांश के पास आते टूटे फूटे शब्दों में बोले थे। वो अपने बाप की ये टूटी हालत देखकर मुट्ठियां भींचकर बाहर निकल गया, और दरवाजे पर खड़े धर्मवीर जी ने मुड़कर एक नज़र क्यारा और साधना जी पर डाली। बेहतर है इस लड़की को शादी के लिए राजी करो। जब तुम लोगों को अपने घर में पनाह दी तो तुम लोग हमारी इज्जत के साथ जुड़ चुके हो, और वो भी उस हालत में जब ये लड़की इस घर की बहू बनने वाली थी। राजी करो इसे शादी के लिए, वरना इस पूरी हवेली में कयामत आएगी, जिससे कोई भी बच नहीं पाएगा। मेरी इज्जत पर दाग लगे इससे पहले मैं हवेली को आग लगा दूंगा। धर्मवीर जी ऐसे दबे दबे शब्दों में दहाड़े थे कि क्यारा सहमकर अपनी माँ के गले से जा लगी। अंकल जी, मैं बेकसूर हूँ। जिस पोजीशन में तुम दोनों थे ना, उसके बाद कुछ कहने सुनने की गुंजाइश नहीं है। भले सारा इल्जाम श्रेयांश पर लगा, लेकिन तुम भी बराबर की कसूरवार हो। थोड़ी ही देर में तुम्हें मंडप में बुलाया जाएगा, और अगर तुमने कुछ भी गलत करने की कोशिश की, शादी से इनकार करने की कोशिश की, तो अपने हाथों से तुम्हें गोली मार दूंगा। वो धमकी देते अंदाज में दोनों माँ बेटी को वार्न करके हुए बाहर चले गए थे। मम्मी प्लीज़ प्लीज़ अंकल जी को मना करें, मुझे नहीं करनी है शादी। मैं मर जाऊंगी, लेकिन श्रेयांश से शादी नहीं करूंगी। भाई साहब ठीक कहते हैं, शादी या फिर मौत। और क्यारा ने आज उनकी आंखों में जितना गुस्सा देखा था, इन 2 सालों में इतना गुस्सा कभी नहीं देखा। बेहतर होगा आगे कोई भी तमाशा मत लगाना। जो हो गया उतना बहुत है। इस खानदान को मैं बरसों से जानती हूँ। इस खानदान की इज्जत आज मिट्टी में मिल जाएगी तो ये लोग खामोश नहीं बैठेंगे। इस शादी के लिए हामी भर लो, वरना न जाने क्या हो जाएगा। मम्मी प्लीज़। उनकी बात सुनते हुए वो रोते हुए उनके गले लग गई। उन्होंने कबर से एक बड़ा सा लाल दुपट्टा निकालते हुए उसके सिर पर डाल दिया, जबकि क्यारा को अपनी बेबसी पर रोना आया। थोड़ी देर में उसे मंडप में आने के लिए बुलाया गया। वो रोती बिलखती, कभी अपने आंसू पोंछती तो कभी माँ को शिकायती निगाहों से देखती मंडप में जाकर बैठ गई, जबकि साधना जी ने आगे बढ़कर उसका घूंघट नीचे कर दिया, क्योंकि उसकी लाल रोई हुई आंखें उसके सारे राज खोल रही थीं। जैसे जैसे पंडित जी शादी के मंत्र बोल रहे थे, उसका दिल चाह रहा था वो यहाँ से उठकर भाग जाए, पूरे मंडप को आग लगा दे, चीख चीख कर कहे वो ये शादी नहीं करना चाहती। लेकिन माँ की विनती करती आंखें, उनकी बेबस होती हालत, बहुत कुछ बर्दाश्त करके बैठी रही, और पंडित जी जैसा जैसा कहते गए वो करती चली गई। थोड़ी देर में वो क्यारा सोलंकी से क्यारा श्रेयांश ठाकुर बन चुकी थी।
श्रेयांश ने जब उसकी मांग में सिंदूर लगाया था तो एक ऐसी जहरीली नज़र उस पर डाली कि वो अंदर तक सहम गई। डर के मारे उसने आंखें बंद कर लीं, लेकिन डर के साथ साथ उसके दिमाग में श्रेयांश के लिए और भी ज़्यादा नफरत बढ़ती जा रही थी। लेकिन वो ये तो जानती ही नहीं थी श्रेयांश पर झूठा इल्ज़ाम लगाने के बाद जब वो उसके पास जाएगी तो वो उसके साथ क्या करेगा। क्या वो उसे माफ़ कर पाएगा? मैं खुद से वादा करता हूँ कियारा, तुमने जो कुछ किया उसका तुम्हें हिसाब देना होगा। मेरे सब अपनों को तुमने मुझसे दूर कर दिया। मैं तुम्हें वहाँ मारूंगा जहाँ तुम्हें सबसे ज़्यादा लगे। हर तरफ से शुभकामनाओं का शोर उठने लगा था। सब लोग उसे शादी की कांग्रेचुलेशन दे रहे थे। गायत्री जी बेटे की हालत समझ रही थीं, लेकिन फिर भी खुद को संभाले हुए थीं। बेटा, बड़ों का आशीर्वाद ले लो, उन्होंने आकर कहा तो श्रेयांश ने एक जख्मी नज़र माँ पर डाली और बिना कुछ कहे घर से निकल गया। और फिर किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। अब क्या करें? वही सब कुछ जो शादी में होने वाला था। खाने का इंतजाम है, मेहमानों को खाना खिलाने का इंतजाम करो। मेहमानों को खाना खिलाया जाने लगा, जबकि हवेली में रहने वालों के दिलों में एक खामोशी का राज था। विदाई भी अभी इसी वक्त होगी। अचानक से धर्मवीर जी की बात पर सभी घर के लोग चौंक उठे। अभी इसी वक्त? साधना जी थोड़ा परेशान हुई। मुझे लगता है विदाई 1-2 दिन बाद रख लें। जी नहीं, मैं चाहता हूँ विदाई अभी इसी वक्त हो जाए ताकि हवेली का माहौल और ख़राब ना हो। आप अपनी बेटी को विदा कर दें। और फिर इसमें इतनी मुश्किल क्या है? एक ही घर है, एक कमरे से दूसरे कमरे में चले जाना है उसे। घर की बात है, घर में ही रहेगी। धर्मवीर जी की बात पर सब बड़ों ने सर हिला दिया और फिर कियारा के ना चाहने के बावजूद भी उसे श्रेयांश के कमरे में भेज दिया गया। वो इनकार करती रही, चीखी चिल्लाई, हाथ जोड़े, लेकिन किसी ने उसकी ना सुनी। और फिर उसे श्रेयांश की गैर मौजूदगी में ही उसके कमरे में उसके बिस्तर पर छोड़कर सभी लोग बाहर निकल गए। कियारा का जी चाहा कमरे की हर चीज तहस नहस कर दे। वो श्रेयांश को सजा देना चाहती थी, लेकिन अब खुद सारी जिंदगी श्रेयांश की सूरत में उसे सजा सहनी थी। रात की आखिरी पहर जब श्रेयांश हवेली लौटा तो हवेली खामोशी में डूबी हुई थी। हर तरफ सन्नाटा था, सभी अपने अपने कमरों में थे। वो थका हुआ हारे अंदाज में रात के 2 बजे हवेली में वापस आया था। वो नहीं चाहता था वो अब किसी और का सामना करे, वरना वो अपने सब्र का बांध तोड़ देता। अपने गुस्से से खुद नाराज होते हुए वो हवेली से निकल गया था। उसके किसी बड़े ने उस पर विश्वास नहीं किया था, उस पर इल्जामों की बौछार कर दी थी, उसके किरदार को निशाना बनाया गया। वो किसी को भी माफ़ करने वाला नहीं था, सभी उसके गुनहगार थे। वो कड़वे दिल से सोचता, जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ और अपने बिस्तर पर सोई जागी हालत में कियारा को देखा, उसके दिमाग में एक धमाका सा हुआ। माथे की रगें उभर आईं, जख्म फिर से हरे हो गए। ये मेरे कमरे में क्यों है? किसकी इजाज़त से यहाँ आई है? अपनी शर्ट को कोहनी तक फोल्ड करता वो आगे बढ़ा और कियारा को बिस्तर से झटके से उठाया और उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रख दिया। कियारा इस आफत के लिए तैयार नहीं थी। वो लड़खड़ाकर टेबल पर गिरने लगी, लेकिन श्रेयांश ने उसकी कलाई को सख्ती से दबोचा और उसे वापस अपने सामने खड़ा करते हुए उसके दूसरे गाल पर भी एक और थप्पड़ जड़ दिया। कियारा के दोनों कान साए साए करने लगे, दोनों गाल दहक कर अंगारा हो गए। एक हाथ गाल पर रखे वो हैरत और डर से श्रेयांश को देख रही थी। उसे यकीन नहीं आया कि श्रेयांश ने उसे थप्पड़ मारे हैं, वो भी इतनी बेदर्दी से। क्यों इल्ज़ाम लगाया मुझ पर अपनी इज्जत खराब करने का? वो इतने जोर से दहाड़ा कि दुल्हन बनी कियारा सहम कर दीवार से चिपक गई। क्या कहा था घर वालों से कि मैंने तुम्हारी इज्जत खराब की है? तो ठीक है, अब वही सब कुछ होगा। जानती भी हो इज्जत का खराब होना किसे कहते हैं? आज की रात तुम्हें पता चल जाएगा। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था और उसका गुस्सा देखकर कियारा की जान पर बन आई थी। उसने तो कुछ और ही प्लान बनाया था, लेकिन वो अपने ही जाल में बुरी तरह फंस चुकी थी। मुझे मेरे ही भाई की नज़रों में गिरा दिया तुमने, वो भाई जिसमें मेरी जान बसती थी। उसकी दुल्हन बनते बनते मेरी दुल्हन बन गई। अमेजिंग, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारे दिमाग की। कियारा की बड़ी बड़ी आंखों से आंसू बहकर गालों पर आ गए। प्लीज़ श्रेयांश, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। अगर तुमने कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं चीख चीख कर घर वालों को इकट्ठा कर लूँगी। श्रेयांश जोर से हंसा। घर वालों को बुलाओगी? बुलाओ, कोई भी तुम्हारी चीखों पर कान नहीं धरने वाला, बल्कि सब शर्म से अपनी उंगलियां कानों में डाल लेंगे, क्योंकि आज तो हमारी सुहागरात है ना। और सुहागरात में दुल्हन की चीखें निकलें, ये तो आम बात है। ये अलग बात है कि किसी की तेज निकलती हैं और किसी की धीरे धीरे। अब ये तो तुम पर डिपेंड करता है कि तुम सुबह क्या मुंह लेकर घर वालों के सामने जाना चाहती हो।
तो भलाई इसी में है कि इन चीखों का गला घोंट दो। कहते हुए वो उसके नरम होठों पर झुक गया और बड़ी ही शिद्दत से उसके होठों को लहूलुहान करने लगा। गुस्से की आग थोड़ी ठंडी हुई तो वो उससे दूर हुआ। तुम जैसी लड़की श्रेयांश ठाकुर के दिल में कभी जगह नहीं बना सकती, लेकिन जिस वजह से ये शादी हुई है ना, उसे मैं सच करके दम लूंगा। बहुत शौक था ना तुम्हें मेरे गले का हार बनने का, मेरे सीने से लगने का। मुझसे लिपट रही थी ना तुम, जबकि मैं तुम्हें खुद से दूर कर रहा था। तो अब सब कुछ वही होगा। इसीलिए किया ना सब तुमने, ताकि तुम मुझे हासिल कर सको। सब घर वालों के सामने मुझे जलील और रुस्वा कर दिया। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? श्रेयांश की बातों से क्यारा का दिल बुरी तरह धड़का। उसके साथ वो क्या करने वाला था, ये सोच कर ही क्यारा बुरी तरह कांपने लगी। श्रेयांश, मेरा हाथ छोड़ो। वो अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करने लगी, जो इस वक्त नामुमकिन लग रहा था। वो धीरे से उसके और करीब हुआ। श्रेयांश, दूर रहो मुझसे। वो थप्पड़ खाकर भी उसे धमकी देने से बाज नहीं आई थी। श्रेयांश ने उसके अंदर की बागी लड़की को देखा और अपने दिमाग को और भी ज्यादा शॉर्ट होता महसूस किया। जरा भी दुख नहीं था उसकी आंखों में, ना ही कोई शर्मिंदगी। इस बात ने श्रेयांश को और भी आग बबूला कर दिया। वो खुद को उससे छुड़वाने लगी, लेकिन वो एक मजबूत बॉडी बिल्डर था। उसका इतना निडर और बेखौफ अंदाज देखकर श्रेयांश ने दांत भींचे और उसे बाजू से पकड़ते हुए दीवार से पिन कर दिया। उसकी कमर दीवार से जा टकराई और वो दर्द से कराह उठी। वो फुफकारते हुए बोला, तुमने मेरे अपनों के सामने मुझे रुस्वा किया, इसका इनाम तो तुम्हें देकर ही रहूंगा। जो इल्जाम तुमने मुझ पर लगाया है ना, अब उसे सच करना ही होगा, है ना? वो गुस्से में चीखा। क्यों किया तुमने ये सब? बोलो, क्या मैंने तुम्हें कभी बुरी नज़र से देखा? क्यों किया मेरे कैरेक्टर को दागदार? वो चिल्ला उठा। क्यारा सिहर कर आंखें बंद कर गई। आंखें खोलो अपनी और जवाब दो मुझे। वो उसके जबड़े को सख्ती से थामकर जोर से झंझोड़ता है। माफ कर दो, वो मुश्किल से बोल पाई। माफ किसी सूरत नहीं। तुमने तो रिश्तों का मजाक बना दिया। मेरे भाई की बीवी बनते बनते मेरे कमरे तक पहुंच गई। इसका तुम्हें सिला तो देना ही पड़ेगा। वो एकदम तैश में आ गया। जो थप्पड़ आज उसे अपने पापा से पड़े थे, उनका हिसाब तो अब क्यारा से ही लेना था। वो कूल डाउन बंदा आज वाकई में जालिम बन गया था और जुल्म करने पर मजबूर करने वाली उसके सर पर थोपी हुई वो लड़की क्यारा थी। श्रेयांश इस कदर सख्त रवैया अपनाएगा, इसकी क्यारा को उम्मीद नहीं थी। वो उसे बेड पर लेकर आया और सारा गुस्सा उसके नाजुक से वजूद पर उतार दिया। क्यारा की आंखों में आंसू थे। ये सजा तो उसे मिलनी ही थी। जब उसने उस शेर को जख्मी किया तो उसका गुस्सा भी सहना था, लेकिन पल पल गुजरती रात दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए नफरत पैदा कर रही थी, और ऐसी नफरत जिसमें वो दोनों ही भस्म हो जाने वाले थे। राजवीर हवेली छोड़कर जा चुका था। उसके अंदर दुख तकलीफ इतनी ज़्यादा थी कि अब अगर वो हवेली में रहता तो शायद घुट घुट कर मर जाता। धर्मवीर जी ने उसे बहुत बार कॉल की, लेकिन उसका नंबर बंद आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। सारी रात वो इस बात को सोचते रहे कि न जाने कहाँ उनसे गलती हो गई कि उनके छोटे बेटे ने ये हरकत की। उनका दिल नहीं मान रहा था। श्रेयांश उनका बहुत ही आज्ञाकारी बेटा था। वो कैसे इतनी घटिया हरकत कर सकता था? जरूर कहीं ना कहीं कुछ तो गलत था, पर वो समझ नहीं पा रहे थे। सुबह होते ही ठाकुर हवेली में भूचाल सा आ गया। राजवीर अपने ऑफिस की किसी लड़की से मंदिर में जाकर शादी करके उसे हवेली ले आया। दादाजी उसे देखते ही गुस्से से भड़क उठे, जिस पर उसने बेइंतहा बदतमीजी की। ऊपर रेलिंग के पास खड़े श्रेयांश ने यह मंजर बहुत गौर से देखा, जबकि उसका चेहरा हर एहसास से खाली था, जैसे नीचे हो रहे तमाशे से उसे कोई फर्क ना हो। ऐसे कैसे किसी भी लड़की को उठाकर तुम इस हवेली की बहू बना सकते हो? हम ठाकुर खानदान से हैं और ये लड़की, दादाजी, ये अब मेरी पत्नी है। अब इसकी पहचान भी मेरे नाम से होगी। वो खड़े अंदाज में बोला। मैं नहीं मानता इसे हमारे खानदान की बहू। दादाजी की कड़कदार आवाज़ गूंजी, लेकिन धर्मवीर जी और गायत्री जी उन्हें कूल डाउन करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि राजवीर भी हद से ज़्यादा बदतमीजी करता आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था। मेरे साथ आई ये लड़की इज्जत वाली है, शादी करके लाया हूँ। आपके पोते की तरह नहीं किया, जिसने अपने ही भाई की बीवी पर नज़र डाली और उसे शादी करके अपनी बीवी बना लिया। राजवीर, अचानक से धर्मवीर जी का हाथ उठा, लेकिन उसे राजवीर ने हवा में ही रोक दिया। रेलिंग पर रखे श्रेयांश के हाथों की पकड़ सख्त हुई थी। धर्मवीर जी की आंखें दुख और हैरत से फैल गईं। उन्हें यकीन नहीं आया कि उनके बेटे ने उनका हाथ रोका था। कल उन्होंने अपने छोटे बेटे श्रेयांश पर हाथ उठाया, लेकिन मजाल थी कि उसने अपने बाप का हाथ रोका हो या उनकी आंखों में घुस कर देखा हो। पर आज सामने खड़े राजवीर ने उनका मान विश्वास सब कुछ तोड़ दिया था। उनकी आंखें भीग गईं, हाथ खुद ब खुद नीचे गिर गया।
मुझ पर आइंदा कभी हाथ मत उठाना, मुझे आदत नहीं है फिजूल में मार खाने की। वो उनकी आंखों में आंखें डालकर बोला और अपनी बीवी का हाथ थामे सीढ़ियां चढ़ता चला गया। सामने खड़े श्रेयांश को देखा तो वो अपना रुख फेर गया, जबकि श्रेयांश की नज़रें अब अपने पापा पर थीं, जिन्होंने वहीं दादाजी के पास बैठकर अपना सिर हाथों में थाम लिया था। जबकि श्रेयांश खामोशी से अपने कमरे की ओर बढ़ गया। वो अपने पापा और अपने दादाजी को यूं दुखी नहीं देख सकता था। जो कुछ राजवीर ने कहा और किया वो सब उसकी बर्दाश्त से बाहर था। वो गुस्से से अपने कमरे में आया और ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा हो गया और गहरी सांसें भरने लगा। कियारा अभी तक बिस्तर में थी, गहरी नींद में और इस कदर सुकून से सोई हुई थी। कियारा श्रेयांश के वजूद में गुस्से की चिंगारियां भर गई। हवेली के सब लोगों को एक दूसरे के सामने खड़ा करवाकर वो खुद कितनी चैन की नींद सो रही थी। श्रेयांश के गुस्से की रफ्तार बढ़ी और वो उसकी ओर बढ़ता हुआ उसके ऊपर से कंबल हटा गया और फिर अगले ही पल अपने होंठ भींच कर रह गया, जब देखा कि वो उस वक्त उसकी शर्ट पहने हुए थी जो घुटनों तक आ रही थी। श्रेयांश ने अपने उम्र के जज्बातों को काबू पाते हुए उसे नींद से ही एक झटके से बिस्तर से उठाकर अपने सामने खड़ा कर दिया। वो हड़बड़ाकर उठी। कुछ पल तो उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या है, लेकिन अगले ही पल अपने सामने श्रेयांश को गुस्से में देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। रात का एक एक मंजर उसकी आंखों के सामने घूम गया और वो श्रेयांश से डरने पर मजबूर हो गई। कितनी ढीठ और बेशर्म हो तुम, इतना बड़ा गेम खेलकर सबको एक दूसरे से लड़वाकर तुम कैसे सुकून की नींद सो सकती हो। वो गुस्से से दहाड़ा। मैं नहीं चाहती थी ऐसा कुछ हो श्रेयांश, तुमने मुझे मजबूर किया। तुम नहीं, आप। वो उसका जबड़ा फिर से बेदर्दी से दबोच गया। कियारा को लगा उसका जबड़ा आज टूट जाएगा। आइंदा बदतमीजी से बात की तो तुम्हारी ये जुबान सलामत नहीं रहेगी। झटके से उसका मुंह छोड़ते हुए वो उसे भी छोड़ गया, जिससे वो एकदम बिस्तर पर गिर गई। काश मुझे सिर्फ एक खून करने की इजाज़त होती तो मैं यकीनन सबसे पहले तुम्हारा करता। श्रेयांश इतने गुस्से से बोला कि कियारा सहम कर पीछे हुई। तो मार डालो, रात को थप्पड़ मारकर तुम्हारा दिल नहीं भरा तो अब मार दो मुझे जान से। उसके फिर से बदतमीजी करने पर श्रेयांश ने उसका गला पकड़ते हुए उसे बेड की दीवार के साथ लगा दिया। कियारा की आंखें बाहर को आईं, लेकिन श्रेयांश ने अपने हाथों की गिरफ्त थोड़ी ढीली की। फिर भी वो सह न सकी। लेकिन जब उसकी नज़र कियारा के नाजुक वजूद के उन निशानों पर पड़ी जो गुस्से में उसने रात को दिए थे, तो वो एकदम से पीछे हट गया। वो खांसती हुई नीचे बिस्तर से फिसलती जमीन पर बैठ गई। कोशिश करना मेरी आंखों के सामने कम ही आओ, वरना। वो अपनी बात अधूरी छोड़ता बाथरूम की ओर बढ़ गया, जबकि कियारा वहीं बैठकर सिसकती रह गई। वो श्रेयांश से बदला लेने की खातिर किस हद तक चली गई थी। उसने खुद को तकलीफ दी, बल्कि सारी जिंदगी के लिए उसने श्रेयांश के रूप में अब तकलीफ ही सहनी थी। आई हेट यू श्रेयांश ठाकुर, आई हेट यू। वो घुटनों में सर दिए रोती चली गई। अगली रात श्रेयांश कमरे में आया तो वो चुपचाप बेड पर अपनी साइड पर सो रही थी। उसने क्रीम लाकर उसके पास रख दी। जख्मों पर लगा लेना, धीरे से बोलता हुआ वो बाथरूम में चला गया। पहले जख्म देता है, फिर उस पर दवा भी रखता है। बेदर्द पत्थर दिल इंसान। होंठ काटती हुई वो अपनी आंखें बंद कर गई। वक्त का काम था गुजरना और वो गुजरता जा रहा था। राजवीर और श्रेयांश एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करते थे। भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे। राजवीर तो श्रेयांश की शक्ल तक नहीं देखना चाहता था। दूसरी तरफ श्रेयांश और कियारा ने एक दूसरे को उस दिन के बाद न देखा और न मुंह लगाया। दोनों एक ही कमरे में अजनबियों की तरह रहते। श्रेयांश जो आज जल्दी पुलिस स्टेशन से घर आ गया था, अपनी माँ की पुकार सुनकर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए रुक गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया कि उसकी माँ ने आज 3 महीने बाद उसे पुकारा था। वो पलटकर उन्हें हैरत से देखने लगा। यहाँ आओ, उनके शब्दों में मोहब्बत महसूस करता वो ढीले कदमों से उनकी ओर बढ़ा। वो उसका हाथ थामकर सोफे पर बैठ गई। आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ मम्मा, आप रो क्यों रही हैं? वो अपनी माँ के आंखों में आंसू देखकर तड़प उठा। श्रेयांश बेटा, मुझे एक ज़रूरी बात करनी थी। जी मामा, मैं सुन रहा हूँ। श्रेयांश, कियारा को माफ़ कर दो बेटा। उनकी बात सुनकर श्रेयांश एक पल को चौंका। क्या मतलब? श्रेयांश, वो शर्मिंदा है, उसने जो भी किया। मामा, काश वो शर्मिंदा होती, लेकिन वो नहीं है। सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन उसे माफ़ नहीं कर सकता। वो गुस्से से अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। क्या अपनी औलाद की खातिर भी माफ़ नहीं करोगे? उनके शब्दों पर वो एकदम से चौंक उठा। उन्हें बेयकीनी से माँ को देखने लगा। हाँ श्रेयांश, वो माँ बनने वाली है, और अब जब उसे ये बात पता चली तो उसने रो रो कर अपना हाल बुरा कर लिया है। उनके शब्दों में दुख था। मामा, वो कुछ बोलना चाहता था। प्लीज़ मेरे बच्चे, हम जान गए हैं कि उस दिन तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। सब कुछ कियारा की नासमझी और गुस्से की नज़र हो गया था।
मम्मा, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वक्त गुजर गया है, अब आप प्लीज इस टॉपिक को छोड़ दें। वो सर झटकता हुआ ऊपर की ओर बढ़ गया, जबकि गायत्री जी वहीं बैठी रह गईं। श्रेयांश अंदर दाखिल हुआ तो वो ड्रेसिंग रूम से बाहर निकली। आंखें लाल थीं, नाक भी लाल हो रही थी। 3 महीने से वो उसे इग्नोर कर रहा था। उसके अंदर भी बीबी वाले जरासीम जाग चुके थे। पहली रात के बाद वो उसके करीब ही नहीं आया था। धीरे धीरे वो चिड़चिड़ी होती जा रही थी, लेकिन श्रेयांश उसे पूरी तरह नज़रअंदाज करता रहता था। तुम प्रेग्नेंट हो? ये बात मम्मा को बताने की क्या ज़रूरत थी? वो आंखों में ठंडक लिए उसे देखते हुए बोला, मैंने नहीं बताया। वो सिर झुकाते हुए वहीं बिस्तर पर बैठ गई। उसका दिल फिर से दुखने लगा था। बाप बनने की खुशी जाहिर करने की बजाय वो सवाल जवाब कर रहा था। फिर कैसे पता चला? वो उसके करीब आता हुआ बोला। उसके चेहरे के हाव भाव बदलते देख पूछ रहा था। कियारा ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। आंखों में शिकवे थे। वो हाथ पीछे खींच गई। ऐसी नज़रों से मत देखो कियारा, इस सब की जिम्मेदार तुम खुद हो। क्या मतलब है आपकी इस बात का? ये बच्चा मेरी जिम्मेदारी है, आपका इसमें कोई रिश्ता नहीं। वो खड़े होकर उसके सामने आ गई। आंखों में आंसू लिए सवाल कर बैठी। वो गहरी सांस लेकर उसे देखने लगा। तुम हर बात का उल्टा मतलब क्यों लेती हो? बच्चे की जिम्मेदारी से कब मैंने मुंह मोड़ा? मैं तो उन हालातों की बात कर रहा हूँ जो मुझे इस तरह देखकर तुम मुझे इस तरह देखकर क्या साबित करना चाहती हो? जबकि आज जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार तुम हो। जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ। मैं ही कसूरवार हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। तो छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर। वो आंखों में आंसू लिए उसके पास से दूर होती हुई बोली। तभी श्रेयांश ने उसकी कलाई थामकर अपनी ओर खींचा। वो सीधा उसकी छाती से आ लगी। दोनों की नज़रों का टकराव हुआ। कियारा उसके इतने करीब आने पर दिल ही दिल में अपने जज्बात बदलते महसूस कर रही थी। अभी वो कुछ कहता कि बाहर से शोर की आवाज़ सुनकर दोनों चौंके और आगे पीछे बाहर निकले। रेलिंग के पास खड़े होकर दोनों नीचे अपने नाम को सुनते हुए चौंकते हैं। हवेली की इज्जत से खेलने की हिम्मत कैसे हुई उसकी? प्यार के नाम पर झूठ बोलकर श्रेयांश को सबके सामने जलील करने की। मैं मार दूंगा उसे, लेकर आओ उसे बाहर। धर्मवीर जी गुस्से से बेकाबू होकर लॉन में इधर उधर टहल रहे थे, जबकि कियारा का दिल बुरी तरह धड़क उठा। अचानक ही उसने श्रेयांश की कलाई थाम ली। श्रेयांश उसका हाथ अपने बाजू पर महसूस करता होश में आया। राजवीर और उसकी बीवी भी वहीं मौजूद थे। आज उन्हें भी हकीकत से रूबरू होना था। मेरा तो दिल कर रहा है आपकी बेटी को जान से मार दूं। हम दोनों भाइयों को अलग करवा दिया। हकीकत जानने के बाद राजवीर भी आवाज़ ऊंची कर गया था, जिस पर श्रेयांश ने मुश्किल से खुद पर काबू पाया, अपने अंदर उभरते गुस्से को दबाया। इस बीच उसकी नज़र श्रेयांश और कियारा पर जा टिकी। श्रेयांश बेटा। उनके पुकारने पर वो दोनों नीचे आने लगे। कियारा ने उसके बाजू को सख्ती से थाम रखा था। वो उस वक्त बहुत डरी हुई महसूस कर रही थी। उसने अपनी माँ और सास को सारी बात बता दी थी। उन्होंने तो किसी से कोई बात नहीं की, लेकिन राजवीर की बीबी रैना ने सब कुछ सुन लिया था और उसने ही राजवीर को बता दिया। और फिर राजवीर ने पूरी हवेली में कोहराम मचा दिया। उसे रह रहकर कियारा पर गुस्सा आ रहा था, जिसने इतनी बड़ी साजिश रची। क्यों किया तुमने ऐसा? राजवीर गुस्से में आगे बढ़ा। इससे पहले ही श्रेयांश बीच में आ गया। मेरी बीबी है, उससे दूर रहें। उसके ठंडे अंदाज ने सबको बहुत कुछ जता दिया। इस लड़की ने हम सबको बर्बाद किया, तुम्हारे किरदार को दागदार किया, और तुम इसकी साइड ले रहे हो। इसका तो मुंह थप्पड़ों से लाल कर देना चाहिए और इसे इस हवेली से धक्के मार कर निकाल देना चाहिए। राजवीर की आवाज़ जैसे ही गूंजी, उसके पीछे खड़ी कियारा बुरी तरह कांप उठी। मेरी बीबी है वो, कोई हाथ लगाकर दिखाए, हाथ तोड़ दूंगा मैं उसका। श्रेयांश की दहाड़ पर राजवीर खुद को मुश्किल से संभाल पाया। वो उसे गुस्से से घूरने लगा। ऐसी बेटी तो भगवान किसी को न दे जिसने सबकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। धर्मवीर जी भी अपने बेटे के हम ख्याल थे। मेरी बीबी के लिए कुछ भी कहने से पहले सोच समझ लें, वरना मैं अपनी सारी हदें पार कर जाऊंगा। श्रेयांश की आवाज़ में आग थी। वो कसूरवार है श्रेयांश, उसने तुम पर इल्ज़ाम लगाया जबकि तुम बेगुनाह थे। दादाजी की आवाज़ नरम लेकिन हार मान चुकी थी। श्रेयांश के कानों में गूंजी तो श्रेयांश गुस्से में पीछे की ओर मुड़ा। अगर कसूर कियारा का है तो यहाँ मौजूद हर एक इंसान का है। क्या मुझे नहीं जानते थे आप लोग? या मेरी माँ की परवरिश पर शक था, या मेरे बाप को अपने खून पर भरोसा नहीं था? एक भाई दूसरे भाई को बेगैरत क्यों समझ बैठा? क्यों? आप सबने क्यों यकीन किया इस लड़की की बात पर? आप सबका भरोसा कांच की तरह था मेरे ऊपर, जो जरा सी ठोकर लगते ही टूट गया। फिर कौन क्या कहता है क्या नहीं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? श्रेयांश की बातों पर सभी के सिर झुक गए। सच ही तो कह रहा था, किसी ने भी उसका यकीन नहीं किया था। हमें इस लड़की ने गुमराह किया था, बहुत बड़ी चालबाज है ये। अब की बार राजवीर की आवाज़ फिर उभरी।
फिर आप सब इतने समझदार होकर उसकी बातों पर यकीन कैसे कर गए? ये सब बातें करके आप कियारा को बेकसूर साबित करना चाहते हो तो सुन लो, ये कोशिश नाकाम होगी। इसे माफ़ी की कोई सूरत नहीं। राजवीर की बात पर श्रेयांश की मुट्ठियां कस गईं। मेरे होते हुए कोई भी मेरी बीवी को उंगली से छूकर दिखाए, फिर बताऊंगा सजा क्या होती है। श्रेयांश का सख्त जुनूनी अंदाज राजवीर को गुस्से से बोलती बंद करवा गया। अब ये सब कोई नहीं दोहराएगा। आप कियारा को क्या माफ़ नहीं करेंगे? मैं आप सबको कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी नहीं। श्रेयांश की बात पर राजवीर और बाकी सबको तीर की तरह लगी। हमें माफ़ न करने से पहले अपनी बीवी से तो हिसाब ले लो, जिसने तुम्हारे किरदार की धज्जियाँ उड़ाई। राजवीर की आवाज़ गूंजी, राजवीर भाई। राजवीर के कदमों को फिर श्रेयांश की ललकार ने रोक दिया। श्रेयांश ने आगे बढ़कर उसे दोनों हाथों से थाम लिया। मैं नहीं चाहता कि मेरा हाथ आप पर उठे भाई। अगर भाई के गिरेबान तक पहुंच गया तो कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए मेरे मामले से और मेरी बीवी से दूर रहें। उंगली उठाकर चेतावनी देता और कियारा उसकी आंखों में बहते आंसुओं को देखती रही। वो इंसान जो उसके इतने बड़े गुनाह पर भी उसके साथ खड़ा था, उसके सामने मजबूत चट्टान बनकर खड़ा हो गया था। कियारा की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था और उल्टियां कर करके उसकी जान हलक में आ गई थी। जब तक वो श्रेयांश के सहारे खड़ी थी तो बेहतर थी, लेकिन जब सब उसे घूरते और जलील करते दिखे तो वो माहौल के तनाव को सह न पाई। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। लड़खड़ाई। इससे पहले कि गिर जाती, श्रेयांश ने उसे थाम लिया। उसकी आंखों में अपने लिए फिक्र देखकर वो रोते हुए भी मुस्कुरा दी। श्रेयांश ने उसे अपनी बाहों में उठाया और बिना किसी की परवाह किए सीढ़ियां चढ़ने लगा। सब लोग उन्हें बस जाते हुए देखते रहे। साधना जी अपनी बेटी के लिए श्रेयांश को देख मुस्कुरा दी। राजवीर की जगह भगवान ने श्रेयांश को उसका हमसफर चुना था और वो इस फैसले से आज पहली बार सच्चे दिल से खुश थीं। कमरे में लाकर बिस्तर पर लिटाकर वो पीछे हटने ही वाला था कि कियारा की आवाज़ पर उसके कदम रुक गए। वो फौरन उठी और उसके सीने से इतनी जोर से जा लगी कि एक पल को श्रेयांश जरा सा पीछे हुआ, टेबल से टकरा गया। वो बेतहाशा रो रही थी और श्रेयांश उसे खुद से लगाकर बिल्कुल सन्न था। श्रेयांश ने उसको बाहों में धीरे से अलग किया तो वो सख्ती से उसे देखने लगी। वो मुंह फेर गया, लेकिन कियारा ने उसकी पीठ को सीने से लगा लिया। वो बुरी तरह रो रही थी, लेकिन उसके होंठ बिल्कुल खामोश थे। आज श्रेयांश ने उसके दिल में घर कर लिया था। वो अपनी सारी गलतियों को मानती हुई उसे दिल से अपना चुकी थी, क्योंकि वो तो था ही चाहे जाने के लायक। कैसे न उससे प्यार करती, प्यार से ज़्यादा अब वो इश्क करने लगी थी। उसका ये गैर अंदाज अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। श्रेयांश माफ़ कर दो। वो उसकी पीठ पर अपने गाल लगाए माफ़ी मांग रही थी, लेकिन सामने वाला भी आज सख्त दिल हो चुका था। मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, कल यहाँ से दूसरे शहर जाना है, तो अपना ख्याल रखना। सादा लेकिन सर्द अंदाज में बोलकर वो ड्रेसिंग रूम की ओर तेज़ी से बढ़ गया। उसकी बात सुनकर वो स्तब्ध रह गई। वो उसे छोड़कर जा रहा था। वो ऐसा कैसे कर सकता था? उसे उसकी ज़रूरत थी, उसकी मोहब्बत की, उसकी चाहत की, उसके साए की। वो कैसे उसे छोड़कर जा सकता था? वो नहीं रह सकती थी उसके बिना। वो सुबह बैग लिए नीचे उतरा तो दादाजी की आंखों में एक पल को दर्द छलक आया तो वो रुक गया। फिर उनके सामने आया। ऊपर खड़ी कियारा रोते हुए उसे ही देख रही थी, जो उसे इतनी बड़ी सजा देकर जा रहा था। उसे अपनी सांसें घुटती हुई महसूस हो रही थीं। इस वक्त सभी लोग हवेली में ही मौजूद थे। कोई नहीं चाहता था कि वो जाए, लेकिन वो सबसे नाराज़ था। इसीलिए किसी में हिम्मत नहीं थी कि उसे रोक पाता। गायत्री जी ने रोते हुए उसे देखा तो उसने अपनी माँ को सीने से लगाकर आंसू बहाए। ख्याल रखिएगा मेरी अमानत का, उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आंखों के आंसू पोंछते हुए उनसे आशीर्वाद लेता हुआ वो अपनी चिंता भी जता गया था। अगर तुमने जाने का इरादा कर ही लिया है तो अपनी बीवी को भी साथ लेकर जाओ, राजवीर ने गुस्से से कहा, उसे रोकने के इरादे से। लेकिन श्रेयांश को उसकी बात पर फिर से गुस्सा आया। वो यहीं रहेगी, ये घर उसका भी है, और अगर किसी ने उसे तकलीफ देने के बारे में सोचा तो मैं जिंदगी भर किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। वो गुस्से से बोला। उसकी बातों पर ऊपर खड़ी कियारा हिचकियों से रो रही थी। वो जा रहा था, कदम दर कदम आगे बढ़ रहा था, और उसके साथ कियारा की सांसें भी उलझती जा रही थीं। उसका दम धीरे धीरे घुटता जा रहा था। आंखों के आगे अंधेरा छाता महसूस हुआ और फिर वो वहीं गिर पड़ी। कियारा! साधना जी के पुकार पर सब उसकी ओर भागे। वो रेलिंग के पास बेहोश पड़ी थी। दहलीज के बाहर कदम रखते हुए श्रेयांश ने अपने कदम रोक दिए। पलटकर कियारा को देखा, उसका बेहोश वजूद। वो हाथ में थामा बैग जमीन पर फेंककर उसकी ओर भागा। बाकी सभी लोग भी परेशानी में उसकी ओर दौड़े, लेकिन श्रेयांश ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी नब्ज रुक रुक कर चल रही थी। वो उसे अपनी बाहों में लिए अस्पताल भागा।
अस्पताल पहुंचते ही फौरन उसका इलाज शुरू कर दिया गया। पेशेंट ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया है, इस हाल में तो आपको उनकी केयर और भी ज़्यादा करनी चाहिए। शुक्र करें नर्वस ब्रेकडाउन नहीं हुआ, वरना माँ और बच्चों की जान को खतरा होता। बच्चों? श्रेयांश ने हैरानी से पूछा। जी वो माँ बनने वाली हैं, वो भी ट्विंस बच्चों की। डॉक्टर की बात पर वो दीवार से लग गया। इतनी बड़ी खुशी की खबर, वो जुड़वा बच्चों का बाप बनने वाला था। एक अजीब सा एहसास में वो घिर गया। बेटा, कियारा का हम जितना भी ख्याल रखें, लेकिन उसकी ज़रूरत सिर्फ तुम पूरी कर सकते हो। उसकी आखिरी गलती समझकर माफ़ कर दो। गायत्री जी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहा। तो वो गहरी सांस लेकर कियारा के रूम की ओर बढ़ गया। उसे होश आ गया था। उसे लगा श्रेयांश जा चुका है, लेकिन उसे सामने देखकर वो हैरान रह गई। वो मुश्किल से उठकर बैठने की कोशिश कर रही थी कि श्रेयांश ने उसे थामकर अपने साथ लगा लिया। कैसे जाता कियारा? तुम्हें और हमारे बच्चों को छोड़कर कहाँ जाऊँगा मैं? इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा। वो उसके माथे पर होंठ रखता हुआ उसे भीतर तक सुकून दे गया। कियारा के चेहरे को एक हल्की सी मुस्कान ने छू लिया। उसके दिल में अब एक गहरा सुकून उतर गया था, क्योंकि उसका श्रेयांश उसे माफ़ कर चुका था और उसके पास वापस लौट आया था। उसने सुकून से अपनी आंखें बंद करते हुए श्रेयांश के सीने से अपना सर टिका दिया और श्रेयांश ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई रोमांटिक कहानी के साथ।